हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार एसटीईटी के हिंदी पेपर की, जो कि हमारी तैयारी हो रही है इस चैनल पे हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है आदिकाल। तो आदिकाल में हम लोग लगभग उन सभी टॉपिक को देख रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी टॉपिक को कर लिया है। तो अब जो हमारा टॉपिक आदिकाल में बचा है वह है रासो साहित्य। इसके बाद जो पूरा का पूरा आदिकाल हमारा समाप्त हो जाएगा और आदिकाल समाप्त होने के बाद जो है हम लोग भक्तिकाल की शुरुआत भी करेंगे। और बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास भी आ रहा है इस चैनल पे और 9-10 की बुक भी कवर करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात हम लोग कर रहे हैं रासो साहित्य के बारे में। तो रासो साहित्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए जितने भी रासो साहित्य के अंतर्गत काव्य आते हैं, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, उन सभी से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा आसान होता है आप सभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, तथ्यों को भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में सारी बातें नहीं आ पाती है। तो रासो साहित्य का मैंने पहले से वीडियो डाल रखा है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो एक बार जो है आप लोग रासो साहित्य का जो परिचय है और जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, इन सभी का मैं डाल दूंगी, संपूर्ण रासो साहित्य का ही डाल दूंगी। आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उसे भी देख लेना, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं उसमें जो कि ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने जैसे कि प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है रासो साहित्य को, किसी ने प्रमाणिक माना है। तो ये सभी एक साथ नहीं आ पाता। तो वो जो है रासो साहित्य का जो परिचय वाला वीडियो है रासो साहित्य वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार आप ज़रूर उस वीडियो को भी देख लेना और फिर जाके दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, ऑब्जेक्टिव वाले को। तो बिल्कुल आपको जो तथ्य है ना, हर तथ्य क्लियर हो जाएगा और दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रासो साहित्य स्टार्ट करने से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि रासो साहित्य है क्या। पहले ये जान लेते हैं कि रासो साहित्य क्या है। वैसे रासो साहित्य का परिचय वाला जो वीडियो है उसमें आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि रासो साहित्य है क्या। तो रासो साहित्य के बारे में बता दूं आपको कि रासो साहित्य है क्या। रासो साहित्य जो है ना, मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार का एक उपजा हुआ साहित्य है, जिसे कि देसी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस साहित्य के जो रचनाकार थे वो हिंदू, राजपूत, राजाश्रय के रहने वाले चारण या भाट थे। और रासो साहित्य में जितने भी काव्य रचे गए, वीर प्रधान था, प्रबंध काव्य था और वीरता से परिपूर्ण काव्य था। तो ये सभी काव्य हमें देखने को मिलते हैं रासो साहित्य में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं रासो साहित्य के बारे में कि इसकी उत्पत्ति को लेके या कहीं कि इसकी रचना को लेके ये रासो शब्द आया कहाँ से, तो विद्वानों में काफ़ी सारे मतभेद हैं। किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ। किसी ने रासो का संबंध जो है रास से माना, किसी ने कहा कि रसायन से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसी ने कहा कि रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी जानकारियाँ जो है आपको उसमें मिल जाएगी। इसी कारण से रासो साहित्य को बहुत सारे विद्वानों ने प्रमाणिक माना, बहुत सारे विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है, बहुत सारे विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इन सभी की जानकारियां जो है आपको मिल जाएगी उस वीडियो में, आप ज़रूर उसे देख लेना, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। चलिए, तो आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे होंगे कौन है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आचार्यरामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर नरपति नाल हैं, या फिर चंद्रवरदाई हैं, या फिर जगनिक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वह है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई का जन्म स्थान माना जाता है। तो चंद्रवरदाई का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? कर्नाटक माना जाता है, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा, या फिर लाहौर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है कि चंद्रवरदाई का जो जन्म स्थान माना जाता है वह लाहौर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो आदिकाल का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, या फिर परमाल रासो को, या फिर खुमान रासो को, या फिर जयचंद्र प्रकाश को। तो आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो माना जाता है वह माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है। तो पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है, या फिर गीति काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर चंपू काव्य है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वह एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में हुई है। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है? राजस्थानी में हुई
या फिर ब्रज में या फिर हिंदी में या फिर संस्कृत में? तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना हुई है ना, वह हुई है राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी का जन्म माना है। तो जन्म इन्होंने जो माना है, कब माना है? पहला ऑप्शन है 1168 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1169 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1170 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1171 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी का जो जन्म माना है वह कब माना है? तो इन्होंने माना है 1168 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और विक्रम संवत की दृष्टि से देखिए तो विक्रम संवत की दृष्टि से ना 1225 विक्रम संवत की दृष्टि से 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में छंदों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वीराज रासो में छंदों की संख्या जो हमें मिलती है, कितनी मिलती है? लगभग 54 या फिर लगभग 55 या लगभग 56 या फिर लगभग 68। तो पृथ्वीराज रासो में छंदों की जो संख्या है वह है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, लगभग 68। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने पद हैं? तो पृथ्वीराज रासो में कुल कितने पद हैं? 16,306 हैं या फिर 17,306 हैं या फिर 18,306 हैं या फिर 19,306 हैं। तो पृथ्वीराज रासो में कुल कितने पद हैं? तो उसमें जो पद हैं, पदों की जो संख्या है वह है 16,306। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो कितने सर्गों में विभाजित है? तो पृथ्वीराज रासो कितने सर्गों में विभाजित है? 55 सर्गों में, 56 सर्गों में, 68 सर्गों में, 69 सर्गों में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने किसी वीडियो में बताया भी, हाँ, आदिकाल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें कितने सर्ग हैं। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्गों में विभाजित है? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं या फिर कितने सर्गों में विभाजित है? आप हमें ज़रूर बताएं ये कमेंट करके। ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के नायक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है या फिर धर्मवीर हैं या फिर चंद्रवरदायी हैं या फिर नाल हैं। तो पृथ्वीराज रासो के नायक जो हैं वह कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के नायक हैं वह हैं पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? तो पृथ्वीराज रासो की नायिका जो है वह कौन है? पद्मावती है या फिर रानीवती है या फिर मृगावती या फिर संयोगिता है। तो पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है वह है संयोगिता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। तो किस कवि या इतिहासकार ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किस कवि या इतिहासकार ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने? तो किस कवि ने माना या इतिहासकार ने माना कि चंद्रवरदायी है वो हिंदी का प्रथम कवि है? तो यह जो माना गया है वो माना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि चंद्रवरदायी हैं जो हैं यह हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो किसे माना जाता है? पद्मावत को माना जाता है या फिर पृथ्वीराज रासो को या फिर विशालदेव रासो को या फिर परमाल रासो को? तो शुक्ल के अनुसार जो माना जाता है प्रथम महाकाव्य वह माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहकर किसने पुकारा? पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहकर किसने पुकारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राम कुमार वर्मा ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने कहा पृथ्वीराज रासो को कि यह जो है सुख सुखी संवाद है? तो किसने कहा? देखिए इससे एक बात याद आ रही होगी कि आपने जब विद्यापति का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी किसी विद्वान ने कहा था कि भृंग भृंगी संवाद है, उनके पद के बारे में, किसी एक रचना के बारे में। तो उसी तरह का यहाँ पे है सुख सुखी संवाद कह के पुकारा गया पृथ्वीराज रासो को। तो किसने कहा, किस विद्वान ने कहा? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सही सही। मैं बता देती हूँ सही सही वैसे आपको कहाँ से पता होगा।
तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यह सुख सुखी संवाद है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति के बारे में भी कहा था कि भृंग भृंगी संवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है। तो विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक है, जैसी है, नरपति नाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशलदेव रासो की जो रचनाकार है वह कौन है? तो विशलदेव रासो की जो रचनाकार है वह है नरपति नाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो की रचना कब हुई। तो विशलदेव रासो की रचना कब हुई है? 1155 ईस्वी में हुई, या फिर 1156 ईस्वी, या फिर 1157 ईस्वी, या फिर 1158 ईस्वी। तो विशलदेव रासो की जो रचना हुई है वह हुई है 1155 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। वहीं विक्रम सावंत की दृष्टि से देखिए तो कब हुई है? तो 1212। विक्रम सावंत 1212। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो कैसा काव्य है। तो विशलदेव रासो कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, या फिर प्रेम काव्य है, या फिर वीर काव्य है। तो विशलदेव रासो जो है वह एक वीर काव्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। विशलदेव रासो में किस रस की प्रधानता है? तो विशलदेव रासो में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है, वियोग रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है, या फिर रोद रस की प्रधानता है। तो विशलदेव रासो में जो रस की प्रधानता है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में संयोग वियोग दोनों आ जाता है, तो बोलेंगे क्या कि श्रृंगार रस ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं। तो विशलदेव रासो में जो छंदों की संख्या वह कितनी है? 128 है, या फिर 129, या फिर 130, या फिर 131। तो विशलदेव रासो में जो छंदों की संख्या वह है 128। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो के नायक कौन है। तो विशलदेव रासो के नायक कौन है? विग्रह राज चतुर्थ हैं, या फिर परमार हैं, या फिर चंद्रवरदाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशलदेव रासो के जो नायक हैं वह हैं विग्रह राज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और इनको जो है एक और नाम से जाना जाता है वह है विशलदेव तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपके पास विशलदेव तृतीय भी यहाँ पे लिखा होगा तो आप उसमें भी उसी में मतलब या तो ये नाम रहेगा या तो विशलदेव तृतीय नाम रहेगा। तो दोनों में से कोई एक नाम रहेगा तो उसी में आपको टिक लगाना है। तो दोनों नामों का आपको ध्यान में रखना है कि विशलदेव तृतीय को ही कहा गया है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो की नायिका कौन है। तो विशलदेव रासो की जो नायिका है वह कौन है? नागमती है, या फिर राजमती है, या फिर संयोगिता है, या फिर मधुमती है। तो विशलदेव रासो की जो नायिका है वह है राजमती। ठीक है, राजमती ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। और संयोगिता किसकी थी? तो पृथ्वीराज रासो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो को कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो विशलदेव रासो को जो है 4 खंडों में विभाजित किया गया है, या फिर 5 खंडों में, या फिर 6 खंडों में, या फिर 7 खंडों में। तो विशलदेव रासो को जो विभाजित किया गया है वह किया गया है 4 खंडों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और 4 खंडों में क्या क्या वर्णन है इसके बारे में मैं वीडियो में बताई हूँ, ज़रूर आप देख लेना उस वीडियो में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस खंड में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप इसके लिए वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो की रचना किस शैली में हुई है। डिंगल शैली में हुई है, या फिर पिंगल शैली में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशलदेव रासो की जो रचना हुई है वह हुई है पिंगल शैली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। और मैं बताई थी पिछले वीडियो में कि डिंगल शैली किसे कहते हैं और पिंगल शैली किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो देख लें, अगर आप नए बने हमारे चैनल पर तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग हुआ है। हिंदी में किस काव्य में, यहाँ पे होना चाहिए था किस काव्य में, मैं लिख देती हूँ किस काव्य में। हिंदी में किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग हुआ है। तो पृथ्वीराज रासो में हुआ है, या फिर विशलदेव रासो में, या फिर परमाल रासो में, या फिर खुमान रासो में। तो सर्वप्रथम 12 मासा का जो प्रयोग हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो किस में हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशलदेव रासो में ही सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है 12 मासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है। तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक हैं, या फिर नरपति नाल हैं, या फिर केदार भट्ट हैं, या फिर मधुकर भट्ट हैं। तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाता है वह हो जाता है जगनीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो जगनीक हैं। और परमाल रासो को एक और नाम से जाना जाता है वह है अल्लाखंड। तो दोनों नामों को आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ अल्लाखंड।
आप सभी जब नोट करेंगे तो इसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अल्लाह खंड के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह खंड और परमाल रासो जो है एक ही का नाम है, ठीक है, एक ही रासो काव्य का। तो इसके रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य रूप है परमाल रासो का, तो क्या है काव्य रूप परमाल रासो का? प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है या फिर गीति काव्य है या फिर वीर गीत है? तो काव्य रूप जो परमाल रासो का है वह है वीर गीत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल रासो में किस रस की प्रधानता है? तो परमाल रासो में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की है या फिर वीर रस की या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो परमाल रासो में जो रसों की प्रधानता है वह है वीर रस की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रासो ग्रंथ में अल्लाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है? तो किस रासो ग्रंथ में अल्लाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है? पहला ऑप्शन है परमाल रासो में या फिर बिशलदेव रासो में या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, परमाल रासो में ही अल्लाह और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। इसकी यानी इस काव्य की जो मुख्य विशेषता है यही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। कोई नहीं, मैं जो है ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, क्योंकि अभी तुरंत बताया गया है तो बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि अभी बताया गया है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल रासो को किस साहित्यकार ने अर्ध प्रमाणिक माना है? परमाल रासो को भी किसी साहित्यकार ने अर्ध प्रमाणिक माना है, तो वो कौन से साहित्यकार हैं या फिर इतिहासकार हैं? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र, चौथा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो परमाल रासो को जो अर्ध प्रमाणिक माना है वो इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि परमाल रासो जो है यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस काव्य में गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं? तो इनमें से जो ऐसे कोई हैं काव्य जिसमें कि वर्षा ऋतु में उसके गीत जो हैं ज़्यादातर गाए जाते हैं, तो वह कौन सा काव्य? बिशलदेव रासो है या फिर परमाल रासो है या फिर हमीर रासो है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह है परमाल रासो। परमाल रासो के जो गीत हैं ज़्यादातर वर्षा ऋतु में, गांव में जो वर्षा ऋतु होती है तो खेतों में जो महिलाएं काम करती है तो उस टाइम वो जब खेतों में जो काम करती है तो यानी कि जैसे कि धान की जो खेती होती है तो उस टाइम जो बीज बोया जाता है खेतों में, बीज नहीं बोलेंगे, मोरी बोलते हैं उसे, तो बोया जो जाता है तो उस टाइम जो महिलाएं गीत गाती है तो यही मतलब परमाल रासो के अंतर्गत ही वो आता है गीत। यानी ज़्यादातर महिलाएं जो है वर्षा ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं वह है परमाल रासो के का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो हमीर रासो के जो रचयिता है वह कौन है? पृथ्वीराज रासो है या फिर शांगधर है या फिर नरपति नाल है या फिर केदार भट्ट हैं? तो हमीर रासो की जो रचयिता है वह है शांगधर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर रासो की रचना कब हुई? तो हमीर रासो की जो रचना हुई है कब हुई है? 1357 ईस्वी में हुई है या फिर 1475 ईस्वी में या फिर 1518 ईस्वी में या फिर 1616 ईस्वी में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1357 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? तो ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा है नामवर सिंह और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि हमीर रासो से ही अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति होती है, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय हैं या फिर जगनिक हैं या फिर नल सिंह हैं या फिर श्रीधर हैं? तो खुमान रासो के जो रचयिता हैं वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, दलपत विजय। इन्हें की दलपति विजय भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है इनका नाम, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि मैम ने बताया था दलपत विजय और है दलपति विजय, तो मैंने दोनों नामों को यहाँ पे लिख दिया है। दोनों नामों को आप ध्यान में रखेंगे, या तो दलपत विजय या फिर दलपति विजय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमान रासो की रचना हुई
तो आचार्य शुक्ल के अनुसार खुमान रासो की रचना हुई है कब हुई है? तो 8वीं शताब्दी में हुई है, या फिर 9वीं शताब्दी में, या फिर 10वीं शताब्दी में, या फिर 11वीं शताब्दी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान रासो की जो रचना हुई है वह हुई है 9वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो का काव्य रूप क्या है? तो खुमान रासो का काव्य रूप जो है वह क्या है? प्रबंध काव्य है, या फिर मुत्तक काव्य है, या फिर वीर काव्य है, या फिर गीत काव्य है? तो खुमान रासो जो काव्य है इसका काव्य रूप जो है वह है प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुमान रासो में किस रस की प्रधानता है? तो खुमान रासो में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की है, या फिर वीर रस की है, या फिर क्रोध रस की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खुमान रासो में जो प्रधानता है वह है वीर रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो की रचना किस भाषा में हुई है? तो खुमान रासो की रचना जो हुई है किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई, या फिर राजस्थानी भाषा में, या फिर अवधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खुमान रासो की जो रचना हुई है वह हुई है राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो खुमान रासो में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? 3 मिलता है, या फिर 4 मिलता है, या फिर 2 मिलता है, या फिर 1 मिलता है? तो इसमें जो वर्णन मिलता है 3 राजाओं का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो विजयपाल रासो के रचनाकार जो है वह कौन है? मधुकर भट्ट है, या फिर नल सिंह भाट है, या फिर श्रीधर है, या फिर जगनीक हैं? देखो, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, नल सिंह भट्ट, या कहे कि भाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयपाल रासो में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की है, या फिर श्रृंगार रस की, या फिर वियोग रस की, या फिर उत्साह रस की? तो विजयपाल रासो में जो रसों की प्रधानता है वह है वीर रस की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयपाल रासो में छंदों की संख्या कितनी है? तो विजयपाल रासो में छंदों की जो संख्या है 40 है, या फिर 41 है, या फिर 42 है, या फिर 43 है? तो छंदों की जो संख्या है वह है 42। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। तो ये थे रासो साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी रासो साहित्य हैं। जब आप रासो साहित्य का परिचय देखेंगे या फिर वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको और भी रासो साहित्य के बारे में जानकारियाँ मिल जाएगी, क्योंकि उन सभी के बारे में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने बस उसका नाम लिखा है और उसके यानी कौन सा रासो साहित्य के रचनाकार कौन है। जो भी बाकी के रासो साहित्य बचे हुए हैं, रासो काव्य जो बचे हुए हैं, तो उनके रचनाकारों को नाम मतलब रचनाकार का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा तथ्य मिलता नहीं है। तो वो मैं नहीं बता सकती, या मैं कहीं से मैं ढूंढने का भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं से मिला नहीं। वैसे उससे जो संबंधित है जो भी प्रश्न आते हैं तो बस रचनाकार के नाम ही पूछे जाते हैं, तो वो सब वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वो सब आप देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें। मैं यही कहूँगी कि टाइम कम है तो टाइम का सदुपयोग करें, अच्छी जानकारियाँ लें आप सभी। ठीक है, और बहुत जल्द जो है लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा इस चैनल पे, तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।